हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धनम एकेडमी। मैं हूं राजीव। शुरू करता हूं आपकी क्लास नो योर वोकैब। वोकैबलरी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो किसी भी एग्जाम के लिए कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत मुझे तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं आज की वोकैब में हमारे पास है क्या। इडियम्स और फ्रेजेस हैं। वाह, वेरी गुड। इडियम और फ्रेज लेकर के मैं आया हूं। तो कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब क्योंकि वहां फ्रेजेस लिखा है तो भाई यहां पर भी इडियम्स कर लो या फिर इडियम एंड फ्रेज कर लेते। यहां पर क्या लिखा है, मुझे कुछ दिख रहा है क्या? हाँ जी, दिख रहा है लेटर ए, यानी कि इडियम्स एंड फ्रेज के जितने भी वर्ड ए से शुरू होते हैं वहां से इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं और ए से लेकर के जेड तक वन बाय वन आपको जो है एक एक पार्ट में ही मिलता हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए तो रहेगा ना आपको इंतजार इडियम और फ्रेज का राजीव सर के साथ, है ना। देखते हैं यहां पर क्या है आपके पास, कौन कौन से फ्रेज आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्नोबॉल इफेक्ट, व्हाट इज अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, हु इज कॉल्ड अ ब्लैक शीप, एट द 11th आवर कैसे देखते हैं, और एट द सी। हमारे पास 5 फ्रेजल वर्ब है जिन्हें आज की क्लास में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पेशेंस बनाए रखोगे तो समझ में भी तो आएगा। वेट करें, देखते हैं, शुरू करें। पहला आई स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट होता क्या है बेसिकली? स्नोबॉल इफेक्ट ये एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि छोटी छोटी परिवर्तन इंसान को बहुत बड़े रिजल्ट्स देते हैं। छोटे छोटे परिवर्तन बहुत बड़े रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप डेली 100 रुपए जमा करें तो आज के 20 साल के बाद वो 100 रुपए आपको इतना ज्यादा हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर दिन का इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग तरह से लगता है। स्नोबॉल इफेक्ट साइकोलॉजिकल टर्म दैट एक्सप्लेन हाउ स्मॉल एक्शंस कैन कॉज बिगर एंड बिगर एक्शन एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग अ बिग इंपैक्ट। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े इंपैक्ट, लेकिन धीमे धीमे अगर आप करते हैं इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ स्नोबॉल इफेक्ट, तो देखिए इसका आंसर क्या आप दे पाएंगे। अ स्नोबॉल रोलिंग डाउन अ हिल एंड ग्रोइंग लार्जर। नहीं भाई, हालांकि होता यही है, छोटी सी बॉल को अगर आप बहुत जहां पहाड़ होता है वहां पे डालो तो धीमे धीमे उस पर जो है चिपकता हुआ चला जाएगा बर्फ, और फाइनली वो बर्फ बड़ी हो जाती है। A person investing a small amount of money watching it grow over time। हो सकता है, मैं तो पहले आपको आंसर बता दिया। A small argument escalating into a large fight। आंसर बी होगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्नोबॉल का नेगेटिव इफेक्ट क्या है, स्नोबॉल का नेगेटिव इफेक्ट क्या है, तो आपका आंसर सी हो सकता था, याद रखिएगा तब होगा। अदरवाइज इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और इसका आंसर बी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आपने कहा अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश का मतलब होता है आज 9 नगद मेरे अच्छे हैं, मेरे लिए कल के 13 उधार मत करो। यानी कि जो मेरे पास है वो बढ़िया, हम फ्यूचर के चक्कर में जो ये है आज का है वो भी ना डुबा दे। इसी को बोलते हैं अ बर्ड इन द हैंड, आपके हाथ में एक है वो बेटर है, बजाय के टू इन द बुश। बुश मतलब झाड़ी होता है, झाड़ी मतलब जो है ही नहीं, बुश में 2 बतख पड़ी हुई है, 2 बर्ड्स पड़ी हुई है, उससे क्या ही मतलब है भैया, एक हमारे पास है हम खुश हैं। इसको बोलते हैं कि अ बर्ड बेटर है टू बुश से। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपने कहा क्या हो सकता है। सारा हैज अ जॉब ऑफर दैट पेज वेल बट सी डिसाइड टू टर्न इट डाउन इन द होप ऑफ गेटिंग अ बेटर ऑफर। सारा के पास एक जॉब नौकरी थी, लेकिन एक और अच्छी नौकरी के चक्कर में उसने क्या किया कि इसको छोड़ दिया। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट कर दिया। क्या ये इसका ऑप्शन हो सकता है। जॉन हैज $1000 एंड इज ऑफर्ड अ रिस्की इन्वेस्टमेंट दैट कुड मेक हिम 5000 बट ही डिसाइडेड नॉट टू टेक द रिस्क। 1000 थे, 1000 लगा के 5000 बना सकता था, बट वो था चालाक, उसने कहा नहीं, जितना है मैं खुश हूं, मुझे नहीं चाहिए 5000। अ बर्ड इन द हैंड बेटर देन टू इन द बुश। ठीक है, तो क्या होगा, आप क्या कह रहे हो कि आपके पास जो है वही आपके लिए सही है, जो नहीं है वो सही नहीं है। आंसर हो जाएगा भी, इन्होंने तो रिस्क ले लिया था। Rachel has a job that pays well and offers good benefits, but she considers quitting to start her own business। ये तो मतलब अलग ही बात हो गई। तो आप देखो कि आपने कहा कि आपके हाथ में जो है वो बेटर है कंपैरेटिवली, जो कि आपके हाथ में नहीं है। ठीक, आगे देखिए, अब ब्लैक शीप, हर एक घर में एक ब्लैक शीप होता है। एक चैप्टर था द ग्रांट एंड द ग्रास हूपर, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो उस चैप्टर में कहते हैं कि एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप। हर किसी फैमिली में एक व्यक्ति होता है जो उस परिवार पे कलंक लगाता ही लगाता है। चाहे सारे अच्छे लोग घर में हो, सारे कल्चर्ड हो, तो कोई ना कोई गुंडा जरूर निकलेगा।
वही ब्लैक शिप कहलाता है। यहां पर देखें क्या है आपके पास, द फ्रेज अ ब्लैक शिप इज यूज्ड टू रिफर अ पर्सन हु इज कंसीडर्ड अ डिसग्रेस, कलंक और एम्बैरेसमेंट टू अ फैमिली और ग्रुप। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी सिचुएशन है जो कि ब्लैक शिप को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन देखते हैं, सीमा इज द ओनली वन इन हर फैमिली हु डज नॉट लाइक स्पोर्ट्स व्हाइल द रेस्ट ऑफ हर फैमिली मेंबर्स आर एथलीट्स। आपने कहा सारे परिवार वाले एथलीट हैं लेकिन सीमा को स्पोर्ट्स नहीं पसंद है, लेकिन ये कलंक नहीं है, ठीक है ना। आपने कहा राहुल इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन हिज फैमिली व्हाइल द रेस्ट ऑफ हज फैमिली मेंबर्स हैव एवरेज जॉब्स। राहुल बहुत सफल है, बाकी सभी के पास में एवरेज जॉब्स है। तो मुझे नहीं लगता है कोई कलंक वाली बात है इसमें, ठीक है। राज इज अ क्रिमिनल हु हैज बीन अरेस्टेड मल्टीपल टाइम्स एंड हर फैमिली मेंबर्स आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजंस। उसके जो परिवार वाले हैं वो कानून को पालन करने वाले हैं, और जो राज हैं ये भैया बार बार क्रिमिनल के तौर पे अरेस्ट हो जाते हैं। तो क्या मानोगे, यही है कलंकित व्यक्ति। क्या नाम है इसका, राज, क्योंकि पूरे परिवार में सब लॉ अबाइडिंग है इसको छोड़ के। क्लियर हुआ। 5 देखिए, एट द 11th आवर, ये कह रहा है एट द 11th आवर। 11 मतलब 11 बजते हैं, और जब 11 बजते हैं तो सब हड़बड़ी बज जाती है। तो 11th आवर का मतलब होता है व्हाट इज, ये तो पुराना वाला रिपीट हो गया, चलो उसको यहाँ पे हम काट देते हैं। इसके पहले वाले का होगा 11th आवर का मतलब है सबसे लास्ट में, लास्ट आवर्स को हम 11th आवर्स के नाम से जानते हैं। और एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एट द 11th आवर। तो आपको इन तीनों में से ऑप्शन चूज करना था, डूइंग समथिंग वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ना, डूइंग समथिंग एट द लास्ट मिनट, और जस्ट बिफोर डेडलाइन, भैया यही आंसर है। डूइंग समथिंग इन द मिडिल ऑफ द डे ना, समझ गए ना कि डेडलाइन से पहले या अंतिम समय पे किसी काम को करने के लिए एट द 11th आवर यूज करते हैं। ठीक, आगे देखें, एट सी का मतलब क्या होता है। एट सी का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। आप सुबह सुबह उठे हो और देखा आपने चारों तरफ पानी, आप समंदर के बीच में हो, तो आप हो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में। समझ आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एट सी, पूछा गया रिफरिंग टू लोकेशन इन द मिडिल ऑफ ओशियन। नहीं भाई, ये तो ऐसा मतलब थोड़ी है, वो तो इडियम एंड फ्रेज लिखा है। रेफरिंग टू अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी एंड डिसओरिएंटेशन, यही होगा आंसर। यहां पर भी हम प्लेस की बात नहीं करेंगे। तो ये थे आज के 5 फ्रेजेस, 5 इडियम्स और फ्रेजेस। इसी पे हम और मूव करेंगे, हम लेटर ए फिर लेटर बी फिर लेटर सी ऐसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये सीरीज आपके लिए यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ में।